प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय गजानन नगर वाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा से। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र जो उत्तर मध्य काल से आधुनिक काल तक का है और इसके अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास में उपन्यास के विकास और उसके सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उपन्यास का विकास आधुनिक युग में भारतेंदु के समय में हुआ है और इसके पहले भारतीय साहित्य में इसका नाम नहीं मिलता। उपन्यास को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसकी मूलभूत बातों के ऊपर एक चर्चा कर लें कि उपन्यास कहते किसे हैं। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है उप और न्यास, दो शब्दों से मिला है जिसका अर्थ होता है करीब से देखना। तो इसमें हम किसी जीवन को, किसी समाज को बहुत करीब से देखने का उपक्रम करते हैं। और उपन्यास का कला रूप आधुनिक युग की उपज है। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उपन्यास संस्कृत की कथा आख्यायिकाओं की सीधी संतान नहीं है। उपन्यास का संबंध यथार्थवाद से बताया जाता है। पुरानी दुनिया चूँकि आदर्शवादी थी, आधुनिक दुनिया यथार्थवादी है। यथार्थवादी होने का पहला लक्षण है जीवन के सारे मूल्यों का लौकिक होना। उनमें जीवन की व्याख्याता मूलतः दो आधारों पर होती हैं। ये आधार होते हैं भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक परंपरा। ये दोनों बातें गतिशील, परिवर्तनशील और विकासमान होती हैं। इसलिए मनुष्य का आंतरिक गुण भी गतिशील, परिवर्तनशील और विकासमान है। यथार्थवाद मनुष्य की व्याख्या में आत्मा की सनातन सत्ता को नहीं मानता। इस प्रकार आधुनिक युग में मनुष्य की धारणा ही बदल जाती है। उपन्यास का कला रूप मनुष्य की इसी बदली हुई धारणा से पैदा हुआ है। तो उपन्यास भारत में सर्वप्रथम आंग्ल और बांग्ला उपन्यासों से आया है। हम पहले इसकी कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बाद हम इसके और विकास और परिवर्धन काल में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सामंतवादी व्यवस्था में सारा समाज केवल दो वर्गों में विभक्त था। ये वर्ग थे उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत राजा, रजवाड़े, सामंत, उच्च पदस्थ राज्याधिकारी इत्यादि आते थे। इनके अतिरिक्त शेष जनता निम्न वर्ग में गिनी जाती थी। संभवतः यह विभाजन आर्थिक आधार पर ही था, सामाजिक स्तर पर नहीं। सामंती व्यवस्था के समापन एवं पूंजीवादी व्यवस्था के उदय से मध्य वर्ग का उदय होता है। यह पूंजीवाद सर्वप्रथम फ्रांस एवं इंग्लैंड में विकसित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूंजीवाद जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया एक धुरी में सिमट कर रह गई थी, हम उसके थोड़े से विकास के बारे में चर्चा कर लें तो उपन्यास की जड़ों को समझने में हमें वहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो अतः मध्य वर्ग का उदय भी पहले इन्हीं देशों में हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप में हुए सांस्कृतिक जागरण से धार्मिक नियंत्रण समाप्त हुआ। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण औद्योगिक क्रांति हुई। इन सभी परिवर्तन ने मध्य वर्ग के उदय में योगदान दिया। यद्यपि सामंती व्यवस्था में भी कवियों, कलाकारों, छोटे राज्य कर्मचारियों के रूप में एक ऐसा वर्ग था जिसे उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच में माना जा सकता है। यद्यपि उसमें आने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत नगण्य होती थी। पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति ने तथा शिक्षित लोगों के समुदाय ने आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ ऐसे समूह को विकसित किया जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य वर्ग का उदय ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। अंग्रेजों के संपर्क में आने वाले दुभाषीय एवं एजेंट भारतीय मध्य वर्ग के पूर्वज कहे जा सकते हैं। अंग्रेजों के आगमन से भारत एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का भारत के अन्य राज्यों में प्रसार होने के बाद बहुत सारे भारतीय पाश्चात्य रहन सहन एवं अंग्रेजी ढंग की शिक्षा से प्रभावित हुए। 1765 में कंपनी के एक आदेश के तहत केवल बंगालियों को
एजेंट नियुक्त करने का निश्चय हुआ। परिणामतः बंगाल में शिक्षित मध्य वर्ग के उदय में सहायता। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने भी शिक्षा प्रसार में योगदान दिया। संपूर्ण देश में नवजागरण की लहर फैल गई तथा पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा नीति की वकालत की, उसका उद्देश्य एक ऐसे वर्ग की रचना भारतीय समाज में करना था जो अंग्रेजों एवं भारतीय जनता के बीच दुभाषिया की भूमिका निभा सके। वह चाहता था कि भारत में एक ऐसा वर्ग विकसित हो जो त्वचा एवं रक्त की दृष्टि से भारतीय तो हो, किंतु रुचि, अभिमत, नैतिक मानदंड एवं प्रतिभा में अंग्रेजों जैसा। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार जन कल्याण के लिए नहीं, अपितु अपने हित साधन के लिए किया था। शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से भारत में जो वर्ग विकसित हुआ वह राष्ट्र हित के प्रति भी जागरूक हुआ। कालांतर में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इसी मध्य वर्ग से निकले बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में मध्य वर्ग का उदय 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के बाद ही माना जाता है। भारत में अंग्रेजों ने रेल, डाक तार, संचार, सड़कों का जो जाल बिछाया, उसमें भी उनके अपने हित छिपे हुए थे। देश में अनेक शिक्षा संस्थाएं खुली, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिली और अपेक्षाकृत खुशहाल मध्य वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिली और उनका रहन सहन भी अंग्रेजों जैसा बन गया। साहित्य समाज में होने वाले परिवर्तनों से अछूता चूंकि नहीं रह सकता। यूरोप में जहां पूंजीवाद के विकास के साथ मध्य वर्गीय चेतना जागृत हुई तथा रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में मध्य वर्ग का सटीक चित्रण हुआ। आप देखेंगे सबसे पहले उपन्यास की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है उनमें इन लेखकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत में अंग्रेजी उपन्यासों का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल के पाठकों पर पड़ा, जो अंग्रेजी भाषा एवं सभ्यता से अपेक्षाकृत अधिक परिचित थे। अंग्रेजी भाषा के जानकार बंगाली अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी उर्दू के अनेक गद्य कथाओं का प्रकाशन 19वीं सदी के प्रथम दशक में किया। परिणामतः बंगाल के मध्य वर्ग में उपन्यास लेखन की रुचि पनपने लगी। तो ये मध्य वर्ग का जो उदय होता है उसमें उपन्यास का आगमन होता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उपन्यास का अर्थ होता है उप और न्यास, अर्थात हम जीवन को करीब से देखने का क्रम। तो हम इसमें एक अपनी पीठिका के आधार पर हम बात थोड़ी सी और करेंगे कि आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता से ही हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी है। बालकृष्ण भट्ट भी इसकी वकालत करते हुए लिखते हैं कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी संबंधित उपन्यासों से माना जाता है। सन 1853 में बंशीधर द्वारा थॉमस डे, एक प्रख्यात पश्चिमी लेखक हैं, इनके लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन को अनुदित किया गया तथा जॉनसन के उपन्यास रासेलास का हिंदी अनुवाद सन 1879 में किया जाता है। अब एक पृष्ठभूमि के बाद हम ये मान लें कि अब हिंदी का सबसे प्रारंभिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो हम इसमें देखते हैं कि दो नाम उभर के आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। इसी संदर्भ में एक बात और भी है कि पंजाब के रहने वाले श्रद्धाराम फुलौरी ने एक और उपन्यास की रचना की थी जिसका नाम भाग्यवती है और उसका कालक्रम 1877 ईस्वी है। इनमें से
इन्हीं दोनों को हम प्रारंभिक उपन्यास के तौर पर रेखांकित कर सकते हैं। इनमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथा द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया जाता है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का सबसे प्रारंभिक उपन्यास मानते हैं। हिंदी के उपन्यास का विकास क्रम देखने से पहले हम उसे 3 चरणों में अगर विभाजित कर लें तो थोड़ी सी हमें एक सहूलियत हो जाएगी। हालांकि उपन्यास एक ऐसी लोकप्रिय विधा है कि इसको हम जितने चाहे उतने खंडों में अपनी सुविधा के हिसाब से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्येय यहाँ इसके विकास की ओर देखना है, तो इसमें हम 3 कालक्रम इसका निर्धारित करेंगे, जो कि है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। जैसा कि आप जानते हैं 1918 में प्रेमचंद का उपन्यास आता है सेवा सदन, और उसमें मध्य वर्ग का उदय दिखाया जाता है। सामाजिक यथार्थ नाम का एक पदबंध मिलता है जो कि उपन्यासों का मूल प्राण तत्व बनकर उभरता है। तो हम इसमें सबसे पहले प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यासों के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो यह हिंदी का प्रारंभिक चरण था। अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति से युक्त है और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही कहा जा सकता है। श्रद्धाराम फुलोरी एवं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों का हम जिक्र कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं पड़ता। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण का अवसर भी आ गया है, किंतु उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य रोमांच की अयारी एवं तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना मात्र रहा है। इस युग में बड़े प्रख्यात उपन्यासकार हुए बाबू देवकीनंदन खत्री एवं गोपाल राम गहमरी। हम देखते हैं कि वो गद्य का एक विकास काल भी था और इन दोनों लेखकों का हिंदी पाठकों का एक वर्ग तैयार करने में ऐतिहासिक योगदान है। ये इनके लिखे हुए उपन्यास इतने लोकप्रिय होते थे कि इनको पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी और वो खोज खोज कर इनके उपन्यास, जो कि रहस्य, रोमांच और तिलिस्म और अय्यारी से युक्त होते थे, इसका अध्ययन करते थे। तो एक पाठकों की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन लोगों की एक ऐतिहासिक भूमिका हम जरूर मान सकते हैं। तो इस काल के एक प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को भी माना जा सकता है। इनके लिखे 3 उपन्यास रहस्य कथा, जिसका प्रकाशन 1879 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी तथा एक अनजान 100 सुजान, जिसका प्रकाशन 1892 ईस्वी है, उल्लेखनीय है। इनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक होता था। भारतेंदु के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने स्वामा स्वप्न नामक एक बृहद उपन्यास की रचना सन 1888 ईस्वी में की। इनका प्रमुख उद्देश्य राधा कृष्ण का प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। लज्जा राम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिक लाल, जिसका प्रकाशन 1899 ईस्वी में हुआ था, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, जिसका प्रकाशन 1899, बिगड़े का सुधार 1907 तथा आदर्श हिंदू 1907, इन 4 उपन्यासों की रचना की है। इनमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश देने का काम किया गया है। राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण निसहाय हिंदू 1890 में इसका प्रकाशन हुआ था, नमक उपन्यास में की थी। प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यासकारों में जिनका एक हम बड़ा प्रमुखता से नाम ले सकते हैं, बाबू देवकीनंदन खत्री। इन्होंने एक बड़े पाठक वर्ग की भूमिका तैयार की और
इनके कुछ बड़े प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि। अब इन उपन्यासों में घटना और चरित्रों के माध्यम से केवल तिलिस्म और अय्यारी को ही प्रधानता दी गई। जैसा हमने पहले ही कहा कि इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र होता था और ये अरबी के एक प्रख्यात ग्रंथ तिलस्म दिलरुबा से बड़े प्रभावित थे और उसी के आधार पर इन्होंने भारतीय पाठकों के लिए भी ऐसी चीज़ों को ले आने का काम किया। अब जासूसी उपन्यासों में एक गोपाल राम गरहमरी का नाम आता है। उन्होंने आर्थर कानन डॉयल, एक अंग्रेजी के बड़े प्रख्यात उपन्यासकार हैं, उनसे इसकी प्रेरणा ली और जासूसी में अपने इन चीज़ों को शुरू किया। गहमरी जी के उपन्यासों में प्रमुख सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी इत्यादि रहे हैं। लेकिन इन उपन्यासों ने, जैसा कि हम बार बार इस बात को दोहराने को विवश हो रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र ही था। अब आगे इसमें चलते हैं कि द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में एक अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका आपने नाम सुना होगा, हिंदी में पहला इनका खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है। उन्होंने एक उपन्यास की भी रचना की जिसका नाम ठेठ हिंदी का ठाठ, जो 1899 ईस्वी तथा अधखिला फूल 1907 ईस्वी में किया। प्रथम उपन्यास में हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है, जबकि द्वितीय उपन्यास में एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया। इस प्रकार उनके दोनों ही उपन्यास सुधारवादी परंपरा के उपन्यास ठहरते हैं। हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, इनका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास उल्लेखनीय नहीं हो, किंतु इन्होंने उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास अवश्य किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उपन्यास में विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास हुआ वो इसमें एक रूप लेता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें आगे चल के हम देखते हैं कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास के द्वितीय चरण में जो विकास का क्रम आता है, तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन का प्रमाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है। अब यहाँ जो हम एक सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों में उसका श्री गणेश हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए बड़ा स्पष्ट लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण रह गया था। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन का स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है। वस्तुतः सेवा सदन, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था, उसके प्रकाशन के साथ ही उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हो गई। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। निर्मला में दहेज प्रथा,
और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपने गोदान उपन्यास में किया, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रमाणिक चित्र इस उपन्यास में हुआ है, इसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई और हम ये मानने को आज भी विवश हैं कि गोदान जैसा उपन्यास आज भी लिखा जाना संभव नहीं हो सका। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद के और समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडेबेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य नाटक भी कई सारी विधाओं में सफलतापूर्वक लेखन का काम किया है, लेकिन उन्होंने 3 उपन्यास कुल मिलाकर लिखे, जो कि कंकाल, तितली और एक अपूर्ण उपन्यास उनका इरावती है। एक दूसरे प्रमुख उपन्यासकार विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास मिलते हैं, भिखारिणी और माँ। प्रेमचंद उपन्यासकारों में एक बड़ा प्रमुख नाम है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इन्होंने वैशाली की नगर बधू, वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेद, अपराजिता आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और इसके बाद एक जो और उपन्यासकार मिलते हैं, पांडेबेचन शर्मा उग्र। इनके उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया है। समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर उनके उपन्यासों में उपलब्ध होती है। वे हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग है यथा वेश्या वर्ग। उनकी सपाट बानी अधकचरे नवयुवकों को रुचि को विकृत करने के दोष से बच नहीं पाई है। और उग्र जी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन इत्यादि। एक और प्रमुख उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनका आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, विदा, विजय, विकास, विसर्जन और बेकसी का मजार इत्यादि। वृंदावन लाल वर्मा एक इस दौर के उल्लेखनीय एवं प्रसिद्ध रचनाकार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार भी इनको माना जा सकता है। गढ़कुंडार जो 1929 में आया, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, झांसी की रानी 1946 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, टूटे कांटे, माधव जी सिंधिया 1957 आदि उपन्यासों में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया है और इसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं अप्सरा जो 1931 में लिखी गई थी, अलका, निरुपमा, प्रभावती एवं कुल्ली भाट। निराला जी के उपन्यासों में मुख्यतः भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। नारी समस्याओं का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है तथा शिल्प की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं आती। संक्षेप में प्रेमचंद युगीन उपन्यास में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता जरूर दिखाई पड़ती है। उपन्यासकारों ने एक ओर तो सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों में जगह दी, दूसरी ओर ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से विचार करते हुए मनोरंजक एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इस समय तक हिंदी उपन्यास का क्षेत्र व्यापक हो जाता है और मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन के उभरता है। अब इसमें जो तीसरी एक परंपरा आती है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के पश्चात हिंदी उपन्यास भी किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसकी विविध धाराएं विकसित होकर परिवर्धित होती हैं। विषय की दृष्टि से हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों को वर्गीकृत करें तो उसके निम्न वर्ग बनाए जा सकते हैं, जिनमें पहला वर्ग है मनोविश्लेषणवादी,
दूसरा है प्रगतिवादी, तीसरा है ऐतिहासिक, चतुर्थ है आंचलिक, पांचवा है प्रयोगवादी, छठवां है व्यंग्यात्मक और सातवां है आधुनिकता बोध के उपन्यास। चूँकि आप इसमें एक चीज़ का ध्यान देखें कि 150 वर्षों के समय में उपन्यास ने अपने को कई रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उसमें इतना एक वैविध्यता, इसमें इतनी एक विराटता है कि इसको एक सीमित अध्याय में समेटना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो हम इसकी संक्षेप में थोड़ी चर्चा और कर लेंगे कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी एवं अज्ञेय का उल्लेखनीय योगदान है। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता और त्यागपत्र, जिनका रचना काल क्रमशः 1929, 1935 और 1937 के द्वारा हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत। इनके उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन के उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया जाता है। त्यागपत्र इनका एक विशेष उल्लेखनीय उपन्यास है। उसमें मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का बड़ा स्पष्ट और मार्मिक मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण भी किया गया है। सुनीता में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरि प्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है और तथा कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। सुखदा एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक उपन्यास में और समाज में नारी की स्थिति का यथातथ निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में आगे भी किया है। इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार प्रमुख रूप से इलाचंद जोशी कहे जा सकते हैं, जिन्हें उच्च कोटि के 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की है। इनके प्रमुख उपन्यास है सन्यासी, जिसका रचना काल 1941 ईस्वी है, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी और जहाज का पंछी। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं एवं ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी का महत्वपूर्ण स्थान है। शेखर एक जीवनी का रचना काल 1941 ईस्वी है और इसका दूसरा खंड 1944 है। तीसरा खंड अपूर्ण ही रहा। तो अपने इन 2 ही खंडों से शेखर एक जीवनी हिंदी में एक कालजयी मोड़ लेकर उपस्थित होता है। शेखर एक जीवनी व्यक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि कही जा सकती है। हिंदी के साम्यवादी उपन्यास या प्रगतिवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक कताना बुना गया है। यशपाल, राहुल संस्कृतायन, रांघेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृता इसी कोटि के उपन्यासकार हैं। यशपाल ने पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या और झूठा सच की रचना की है। झूठा सच इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें देश के विभाजन की त्रासदी पर तत्कालीन समाज राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त ने मसाल, सती मैया का चौरा आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का विस्तार किया है। इस युग के 2 महत्वपूर्ण और उपन्यास लेखक हैं, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। वर्मा जी कई उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, यथा चित्रलेखा जो कि 1934 में ही प्रकाशित हो गया था, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा तथा सबही नचावत राम गोसाई। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं समाज से कथानक लिए गए हैं तथा उपन्यासकार ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण किया है। चित्रलेखा इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसमें पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत करने का और व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस इत्यादि अनेक उपन्यासों की रचना की है। बूंद और समुद्र उनका सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं और मान्यताओं का चित्रण कथानक के द्वारा
किया गया है। मानस का हंस, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, उनका एक जीवनीपरक उपन्यास है। इसमें बड़े विश्वस्त तरीके से अपने युगीन समस्याओं को भी उठाने का प्रयास अमृतलाल नागर ने किया है। इसी प्रकार खंजन नयन उपन्यास में महाकवि सूरदास के जीवन और उनके तत्कालीन परिवेश को बड़े सच्चाई से, बड़े विश्वासपरक ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, और इसके अतिरिक्त चतुर्सेन शास्त्री एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इस वर्ग में लिया जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अथर्वै को आख्यान में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। राहुल संस्कृतायन के सिंह सेनापति और जय योधे नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे तथा रांगे और राघे ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी उपन्यासों में एक बड़ा प्रमुख वर्ग उभर के आता है, जिसको हम आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं। वे उपन्यास जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है, इस वर्ग में आते हैं। और हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में प्रमुख हैं सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका उपन्यास 1954 में मैला आंचल आया, तथा प्रति परिकथा। इन उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण परिवेश के बारे में तथा रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का विशद चित्रण किया गया है। रेणु के अतिरिक्त अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघे और गुलशेर खां सानी है। ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ और उपन्यास लिखे गए हैं। इनमें प्रमुख हैं राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरणी, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, विवेकी राय के बबूल, रामदरस मिश्र के पानी के प्राचीर, रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का। इन सभी उपन्यासों में आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का चित्रण बड़े विश्वस्त तरीके से किया गया है। इस संदर्भ में उन उपन्यासों को भी लिया जा सकता है जिनमें एक व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय समाज को समग्र रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी एक उल्लेखनीय कृति है, जिसमें स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उगाड़ने की कोशिश की गई है। इस उपन्यास की कथा भूमि है बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गांव शिवपालगंज, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद निहित स्वार्थों एवं अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात रूप में राजनीतिक संस्कृति है, जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर आज भी फल फूल रही है। आधुनिकता बोध के उपन्यासों में नवीनतम धारा को जगह दी गई है और इनमें औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में जो एक विसंकृलता, अकेलापन एवं निराशा घर कर गई है, कुंठा का जो जन्म हुआ है, उसमें संतरास एवं सुरक्षा की भावना ने जो हमें संत्रस्त कर दिया है। उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई, उन्होंने अनेक उपन्यासों में इसकी अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं इसमें मोहन राकेश के एक प्रमुख उपन्यास अंधेरे बंद कब्रें और न आने वाला कल ऐसे ही उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग में उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण विश्वस्त तरीके से किया है। मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को चित्रित करने का काम किया है। नरेश मेहता के यह पथबंधु था में अकेलेपन एवं अजनबीपन का बोध कराया गया। निर्मल वर्मा के उपन्यासों वे दिन, लाल टीन की छत और एक चितड़ा सुख में भी आधुनिकता बोध मुखरित होकर उभरता है। उषा प्रेमवता के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका एवं 55 खंभे लाल दीवारें में भी आधुनिकता बोध का गहरा रूप उभरा है। भीष्म साहनीकृत तमस में
देश के विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है। मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को अभिव्यक्ति दी गई है। उक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त भी सैकड़ों उपन्यासकार नए नए कथानकों की कल्पना का सुंदर उपन्यास लिख कर रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से नवीन प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इनमें धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडहर नवीन शिल्प की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय उपन्यास है। आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विभिन्न रूप भी दिखाई पड़ते हैं। आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। आज उपन्यास का कथ्य जीवन के अधिक नज़दीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते परिदृश्य को रेखांकित करने के इसमें जोरदार कोशिश भी की जाती है और महानगरीय बोध से उत्पन्न सामाजिकता को अभिव्यक्ति भी प्रदान की गई है। मन के भीतर की परतों को उधेड़ने का प्रयास भी इन उपन्यासों में किया जाता है। आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलेपन, अजनबियत, यौन विसंगतियाँ, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्यों का ह्रास आज के उपन्यास के प्रमुख विषय है। आज नए मूल्य तलाशने का प्रयास किया जा रहा है और नैतिकता के प्राचीन मानदंडों की अवहेलना हो रही है। और कहने का कुल मिलाकर हमारा एक ये मूल विषय वस्तु है कि हम आधुनिक संदर्भों में थोड़ी सी हम एक समकालीन परिवेश की चर्चा कर लें। 1990 के दशक में जो कुछ प्रमुख उपन्यास उभर कर आए, उसे महानगरीय परिवेश और टूटते हुए जीवन मूल्यों को बड़े विश्वसनीय तरीके से उठाने की पुरजोर की कोशिश की गई। इसमें हम बात कर सकते हैं सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए, अलका सरावगी की कली कथा वाया बाईपास और जानकी दास तेजपाल मैनसन जैसे अभी हाल के आए हुए उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में भारतीय समाज और इसके विविध पहलुओं को बड़े विश्वस्त तरीके से समझने की कोशिश की जाती है और ये हमें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने उदय के 150 वर्षों के अंदर ही हिंदी उपन्यासों ने एक संतोषजनक उपलब्धियां अर्जित की हैं और इसमें इतनी विविधताएं और इसमें इतनी धाराएं आ गई हैं कि इसको एक हम छोटे अध्याय में बांधने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उपन्यास के उदय और उसके उद्भव और विकास का एक खाका आप समझने में सफल हुए होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उपन्यास की सबसे पहली एक शर्त होती है मध्य वर्ग का उदय। तो हम इसको विभिन्न कालखंडों में विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से इसको रेखांकित करने का प्रयास हमने अपने अध्याय में अपने इस विवेचन में किया। आपने निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ एक खाका अपना समझ लिया होगा, विषय वस्तु पर आपने अपनी एक दृष्टि बनाई होगी और मैं बस इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।